जी अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। हर ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट का एक स्ट्रक्चर होता है और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनकी बिना के ऊपर स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। किस डिपार्टमेंट ने क्या काम करना होता है उसका स्ट्रक्चर तय किया जाता है। अगर काम कम्प्लेक्स या ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो तो डिपार्टमेंट भी उतने ही स्ट्रक्चराइज्ड और डिफाइंड बनाए जाते हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी मिसाल से समझते हैं कि अगर किसी कंपनी में कस्टमर डीलिंग का काम ज़्यादा हो तो कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट मेजर रोल प्ले करेगा। फिर हर ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। लाइक डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर इंडस्ट्री के टाइप और उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज पर डिपेंड करता है। कुछ डिपार्टमेंट हर जगह नहीं होते, लाइक फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स से लीजिंग कंपनी या ट्रैवल एजेंसीज। इन इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते। इसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर जैसे कि बैंक्स होते हैं, इनमें डिपार्टमेंट से बिल्कुल अलग होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है, इसलिए इंफॉर्मेशन भी उनके हिसाब से बनाई जाती है और रिपोर्ट्स उनके हिसाब से तैयार की जाती हैं। इसमें हमारा टिपिकल डिपार्टमेंट इन बैंक्स में आता है, जैसे ट्रेजरी आता है, पैसे का फ्लो मैनेज करता है, एडवांस आता है, लोन्स वगैरह का काम करता है, और ट्रेड फाइनेंस आता है, इंटरनेशनल ट्रेड का फाइनेंस का काम करता है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस आता है, जैसे बिजनेस के फाइनेंस को का सोल्यूशन देना, उसको कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कस्टमर बैंकिंग आता है, इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए बैंकिंग करना। हर कस्टमर का एक बैंक अकाउंट होता है मोस्टली, उसमें वो अपने पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं और यूज़ करते रहते हैं। फिर इसे डिपॉजिट होता है कि अकाउंट्स पर कितनी सेविंग्स का सिस्टम है। कस्टमर सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं कि हेल्पलाइन देना, और सर्विस का डेस्क होता है जिसमें कस्टमर्स आते हैं कुछ अपनी प्रॉब्लम्स के साथ और उनको उनका हल बताया जाता है। फिर हमारा लीज़ आता है, यानी कि लीजिंग सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड्स आता है, डेबिट कार्ड आता है, ऑपरेशंस आते हैं। इसके बाद हमारा हर डिपार्टमेंट का अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि ज़रूरी है, जैसे फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट कंपनीज, ब्रोकेज फर्म्स, लीजिंग कंपनीज, इन सब का काम अलग अलग है, इसीलिए उनकी आईटी नीड्स भी यूनिक होती हैं। एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ में भी अपनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होती है जो कि एयरलाइन ऑपरेशन के मुताबिक बनाए गए हैं। टिपिकल डिपार्टमेंट जो होते हैं इनमें फ़्लाइट ऑपरेशंस होते हैं, कि फ़्लाइट स्केड्यूलिंग होती है, कॉकपिट क्रू होता है, कैबिन क्रू होता है, और उसके बाद इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि प्लेन्स को इंजीनियर और सिस्टम्स मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं इसमें ग्राउंड सपोर्ट आता है, जिसमें प्लेन को ज़मीन पर लैंड करने के लिए यूज़ होता है। केटरिंग होता है, फूड ऑन डैशबोर्ड के मील्स के अरेंज करना होता है। इंटरनल ऑडिट करना होता है, एयरलाइंस का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होता है, अकाउंट फाइनेंस होता है, सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, स्टोर्स होते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीज़ें वहाँ एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ में होती हैं। इन डिपार्टमेंट्स का हिसाब से इंफॉर्मेशन सिस्टम तय होता है कि वो किस तरह से इसको मैनेज करें, किस तरह से नहीं। हर डिपार्टमेंट का अपना ही एक काम होता है, एक यूनिक काम, और इस तरह उनको आईटी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अलग से चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल जैसे सेल्स के लिए टिकटिंग सॉफ्टवेयर होता है, इंजीनियरिंग के लिए मेंटेनेंस ट्रैकिंग सिस्टम होता है। इस तरह से डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज़ किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सिस्टम उन फैक्ट्रीज या कंपनीज के लिए होता है जो कुछ चीज़ें बनाती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। कोर आइडिया में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हमेशा से थी, चाहे कंप्यूटर्स हों या ना हो। पहले मैनुअल सिस्टम होते थे, अब कंप्यूटराइज सिस्टम है, मशीनरी सिस्टम आ गया है, मैन पावर के बजाय मशीन पावर को यूज़ किया जा रहा है। अब जब ऑटोमेशन और कंप्यूटर्स का यूज़ बढ़ गया तो इंफॉर्मेशन सिस्टम और ज़्यादा पावरफुल हो गई। इंडस्ट्रीज वाइज डिपार्टमेंट, हर इंडस्ट्री का अपना स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन सिस्टम भी यूनिक होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो सब सिस्टम होते हैं वो क्या हैं, इनमें सबसे पहले आता है इमेज एक्सप्लेनेशन। डायग्राम किस तरह से एक्सप्लेन की जाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर 7 सब सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं, जिनको हम बारी बारी अब पढ़ते हैं। पहले हमारे पास आता है रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट सब सिस्टम। रॉ मटेरियल्स कच्चा सामान होता है, जस्ट लाइक उनके ऊपर अभी वर्किंग नहीं होती, अभी सिर्फ आप लोगों ने उन कुछ चीज़ों को ख़रीदा होता है, जो टाइमली ऑर्डर करने होते हैं, परचेज़ करने होते हैं और रिसीव करके सिस्टम्स को बताने होते हैं। इसके बाद ट्रैक करना होता है कि सप्लायर इन्फॉर्मेशन के सप्लायर में कौन है, डिलीवरी स्टेटस क्या है, क्वांटिटी कितनी है और किस तरह से ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा आता है कॉस्ट सब सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग में लगने वाली हर कॉस्ट, लाइक वो रॉ मटेरियल की हो, वो लेबर की हो, वो एनर्जी को, इस सब को रिकॉर्ड किया जाता है और उनका एनालिसिस किया जाता है। हेल्प के लिए हमें हेल्प करता है कि कॉस्ट की रिडक्शन हुई है और बजट किस तरह से करना है। नेक्स्ट पे हमारे पास आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग सब सिस्टम। जब कस्टमर कोई ऑर्डर करता है
तो ऑर्डर को रिसीव करना होता है, उसका स्केड्यूल बनाना होता है और प्रोडक्शन से लिंक करना होता है। ये सब काम इस सिस्टम के अंदर होते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेंटेनेंस एंड स्केड्यूलिंग सब सिस्टम। मशीन और इक्विपमेंट की मेंटेनेंस, प्लानिंग और प्रोडक्शन स्केड्यूल के क्या तरीकाकार होते हैं। जितना एफिशिएंट स्केड्यूल होगा उतनी ही फास्ट डिलीवरी होगी। प्रोडक्शन सब सिस्टम, ये कोर मैन्युफैक्चरिंग काम होता है जिसमें किसी चीज़ का प्रोडक्शन कब और कितना होगा, प्रोडक्शन टारगेट्स कितने हैं, अचीव हुए या नहीं हुए टारगेट्स, वो डेली का आउटपुट ट्रैक करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेंट्री सब सिस्टम। रॉ मटेरियल्स और फिनिशिंग गुड्स का स्टॉक मैनेज करना, या ये सिस्टम इंश्योर करते हैं कि ज़्यादा स्टॉक ना हो और ना ही कम हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्वालिटी सब सिस्टम। फाइनल प्रोडक्शन की क्वालिटी चेक करना और उसको कंट्रोल करना, ये जिम्मा होती है। फॉल्टी आइटम्स को डिटेक्ट करना, टेस्ट रिपोर्ट्स बनाना, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस करना कि इस सिस्टम का काम है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रॉ मटेरियल्स प्रोक्योरमेंट सब सिस्टम्स। ये मैन्युफैक्चरिंग का पहला स्टेप है कि अपनी गलतफहमी को दूर करना। लोग सोचते हैं कि प्रोक्योरमेंट सिर्फ खरीदना या बाइंग करना होता है, लेकिन असल में ये एक कॉम्प्लेक्स और पूरा सिस्टम होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम उसको देखते हैं। सबसे पहले है सप्लायर का सिलेक्शन, कौन सा बेस्ट सप्लायर है, लोकल है या इम्पोर्टेड है। डिलीवरी का टाइम, सप्लायर कब रॉ मटेरियल्स को डिलीवर करेगा। और परचेज एग्रीमेंट की कम्प्लेक्सिटी, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आप साइन करते हैं। इसके बाद है परचेजिंग लॉजिस्टिक्स, किस चीज़ कब और कैसे आएगी। इसके बाद हम अपने कुछ गोल्स को देखते हैं कि सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने के लिए प्रोक्योरमेंट सिस्टम का काम सिर्फ चीज़ें लेना नहीं, पूरे सिस्टम या सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना होता है। रॉ मटेरियल्स, वर्किंग प्रोसेस, फिनिशिंग गुड्स, ये सब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने तक कवर होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इन्वेंट्री सब सिस्टम। काम इन्वेंट्री लेवल का रिकॉर्ड और मूवमेंट मैनेज करना होता है। अगर इन्वेंट्री ठीक है और मैनेज नहीं होगी तो पैसे लॉक हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिले हो जाएगी, डिलीवरी लेट हो जाएगी। इसमें हम कुछ चीज़ों को याद रखते हैं कि जैसे राइट क्वांटिटी होनी चाहिए, आइडिया स्टॉक लेवल मेंटेन होना चाहिए और लीड टाइम होना चाहिए, फ्लेक्स टाइम होना चाहिए। अब हमारे पास एक फिलॉसफी होती है जिसको हम जिट कहते हैं, जस्ट इन टाइम। स्टॉक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिर्फ तभी ऑर्डर करोगे जब ज़रूरत होगी। ज़ीरो वेस्ट, ज़ीरो डिले। इन्वेंट्री सिस्टम में डिसीजन लेने में मदद ले सकते हैं, जैसे कि किस से खरीदना चाहिए, हु इज़ द बायर या सप्लायर। उसके बाद हमारे टाइम ऑफ डिलीवरी, आइडियल क्वांटिटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन सब सिस्टम। सबसे इम्पोर्टेंट और सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन आता है। जब तक फ्लो ट्रैक करता है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में है। जब प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होता है, सिस्टम उसका रिकॉर्ड बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, लाइक रॉ मटेरियल ए जो कि डिपार्टमेंट 2 से होता है और रॉ मटेरियल बी जो कि डिपार्टमेंट 1 से होता है। डिपार्टमेंट 1 क्या होता है, यहाँ रॉ मटेरियल बी का पार्शली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बी बनाता है। डिपार्टमेंट 3 जो होता है वो डिपार्टमेंट 1 से जो प्रोडक्ट बी मिला था उसे यहाँ फुली प्रोसेस किया जाता है ताकि फुली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बी बन जाए। डिपार्टमेंट 2 रॉ मटेरियल ए का यहाँ फुली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट ए बनता है। इसमें असेंबली होती है, जैसे डिपार्टमेंट 2 से प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट 3 से प्रोडक्ट बी आते हैं, यहाँ दोनों को असेंबली किया जाता है। असेंबल्ड फिनिशिंग गुड प्रोडक्ट मीन्स के एक प्रॉपर चीज़ तैयार कर दी जाती है। हमारे पास इसके बाद आता है फिनिशिंग इन्वेंट्री। फाइनल असेंबल्ड प्रोडक्ट को स्टोरेज के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, जहाँ पर हमने अपनी सारी चीज़ों को स्टोर कर देना होता है। मेंटेनेंस एंड स्केड्यूलिंग सब सिस्टम, इसका मकसद ये होता है कि प्रोडक्शन स्मूथ चले। इसके लिए मशीन्स का अवेलेबल और फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई सिस्टम या फिर मशीन रिपेयरिंग में हो, अवेलेबल ना हो, तो कस्टमर का ऑर्डर डिले हो सकता है, पूरा प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोसेस रुक सकता है। इंपॉर्टेंट इश्यूज जो कि सब सिस्टम्स हैंडल करता है, जिसमें मशीन अवेलेबिलिटी चेक करना, ऑर्डर डिलीवरी तब पॉसिबल है जब मशीन काम कर रही हो, मशीन डाउन टाइम पहले से करना। उसके बाद है ओवर हॉलिंग या टर्निंग या रिप्लेसमेंट करना। इसके बाद हम देखते हैं जॉब डुप्लीकेशन या अवॉइड करना। इसके बाद हमारे पास आता है क्वालिटी सब सिस्टम। इसका काम ये इंश्योर करना होता है कि जो प्रोडक्शन हाउस में है वो कंपनी की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। जो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है या नहीं है। क्वालिटी सब सिस्टम क्यों ज़रूरी है, कस्टमर डिमांड करते हैं क्वालिटी की और मैनेजमेंट अचीव करती है
क्वालिटी, पूरी कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं। सब सिस्टम मैनेजर्स को फीडबैक आता है कंपनी की प्रोडक्ट्स कितनी क्वालिटी गोल्स में है या कितनी नहीं है। इसके बाद हमारा आता है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ये एक मैनेजमेंट का की अप्रोच है, प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी बढ़ाने पे फोकस करता है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अल्टीमेट गोल होता है। क्योंकि हम फीचर्स इसमें इसकी खसूसियात क्या होती हैं? प्रोसेस रिफाइन किए जाते हैं, फीडबैक लिया जाता है और लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट्स किए जाते हैं। TQM के जो टूल्स होते हैं वो हिस्टोग्राम होता है, पैरेटो एनालिसिस होता है और कॉज एंड इफेक्ट डिजाइन होता है। TQM का ये टूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। कॉस्टिंग सब सिस्टम, इसका रोल जब हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट फ्रीक्वेंट और इंकर होती है। इसके लिए उनको ट्रैक करने के लिए फॉर्मल कॉस्ट सब सिस्टम बनाया जाता है। कॉस्ट सब सिस्टम ये रिपोर्ट बनाता है कि मशीन यूजेज बेसिस है या नहीं है, प्रोडक्ट्स बेसिस है या डिपार्टमेंट वाइज इसको करता है। ऑर्डर प्रोसेसिंग सब सिस्टम होता है, ये सब सिस्टम हैंडल करता है कि सप्लाई को दिया गया ऑर्डर का स्टेटस क्या है, डिपार्टमेंट की रिक्वेजिशंस के का स्टेटस क्या है, मटेरियल किस क्वालिटी का रिसीव हुआ है और सप्लायर रिलेटेड इशूज को ट्रैक करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैनेजमेंट लेवल्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब बात करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की जिनके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डाटा प्रोवाइड करता है। पहला है हमारे पास स्ट्रेटेजिक लेवल। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, इनका फोकस होता है कि नई प्लांट लोकेशन डिसाइड करना जहां कॉस्ट कम हो, न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है नॉलेज लेवल। इनका काम होता है नॉलेज शेयर करना जो कि इम्प्रूव प्रोडक्शन करे, न्यू इनोवेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डेवलप करना। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मैनेजमेंट लेवल्स। ये मिड लेवल मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट और रिसोर्सेज को मॉनिटर करते रहते हैं। ऑपरेशन लेवल होते हैं, ये ग्राउंड लेवल पे होते हैं, जैसे कि डेली प्रोडक्शन टास्क चेक करना और चेक करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है प्लानिंग प्रोडक्शन या ऑपरेशंस। ये वो प्लानिंग होती है जो इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन स्मूथली चले। बहुत सी कंपनीज में IT यानी कि कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से प्लानिंग की जाती है। मेजर एरियाज ऑफ प्लानिंग एंड और इनका कंप्यूटराइज्ड सपोर्ट। MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP2, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग। ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर टूल्स में हमारे पास CAD आता है, जैसे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, CAM होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आता है और CIM होता है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। हम सबसे पहले देखते हैं MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। पहले देखते हैं कि ये चीज़ क्या होती है। पहले कंपनीज मैनुअल डॉक्यूमेंट बनाती थी जिससे कहते थे हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान। अब ये काम सॉफ्टवेयर के थ्रू होते हैं जिसे हम MRP कहते हैं। MRP का मकसद होता है इंश्योर करना कि मटेरियल टाइम पे अवेलेबल हो फॉर प्रोडक्शन और डिलीवरी के लिए। इन्वेंट्री स्टॉक करना के मिनिमम लेवल तक रखें और मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग और डिलीवरी सिक्वेंशियल प्लान करना। MRP किस चीज़ में मदद करता है? राइट मटेरियल, राइट टाइम, राइट प्लेस। मीन्स कि हर चीज़ सही वक्त पे सही चीज़ को सही तरीके से करना, जिसमें कंपनी होती है कि ऑन टाइम डिलीवरी करे, हाई क्वालिटी मेंटेन करे और अच्छी कॉस्ट पे कम चीज़ों को प्रोवाइड करे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज प्लानिंग, MRP2। ये बेसिकली अपग्रेड वर्जन ऑफ MRP है। इसमें क्या ऐड किया गया है कि ये MRP को फाइनेंस, अकाउंटिंग, HR वगैरह के साथ कॉन्टैक्ट करता है। ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। MRP2 के फंक्शंस क्या होते हैं? ये बिजनेस को प्लान करता है, सेल्स और ऑपरेशंस को प्लान करता है, प्रोडक्शन को प्लान करता है, मास्टर स्केजुलिंग करता है बहुत बड़े लेवल पे, और मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग करता है और कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग करता है। बेनिफिट्स ऑफ MRP2, इसके फ़वाइद क्या होते हैं? इसमें पूरी कंपनी इन्वॉल्व होती है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के को रूल्स के साथ सेट किया जाता है। सेल्स गोल्स एडजस्ट हो सकते हैं मटेरियल्स और कैपेसिटी के मुताबिक। वेंडर के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स डेवलप किए जा सकते हैं। जस्ट इन टाइम जिट इन्वेंट्री शॉर्टेज का पहले से पता चल सकता है और ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स की अप्रूवल कस्टमर्स से ली जा सकती है। फाइनेंस और अकाउंटिंग के एक्यूरेट कॉस्ट और कैश फ्लो प्रेडिक्शन मिल जाता है। इसके बाद हमारा ऑटोमेटेड टूल आता है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोडक्ट सर्विसेज प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है मेजर ऑटोमेटेड टूल जिसमें हमारा CAD, CAM, CIM जो कि पहले हम पढ़ चुके थे, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होते हैं, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग होती है और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD होता क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ डिज़ाइन ड्राइंग को कंप्यूटर स्क्रीन पे बनाया जाता है, उन्हें स्टोर, अपडेट और मॉडिफाई किया जा सकता है। 3D मॉडलिंग
और मोशंस सिमुलेशंस भी पॉसिबल होता है। इसका फ़ायदा ये है कि प्रोडक्ट को के प्रोटोटाइप बनाए बगैर इसका टेस्ट हो जाता है, कॉस्ट भी कम होती है, डिज़ाइन साइकिल छोटी होती है, इंजीनियर्स इसको लोड, स्ट्रेस, मूवमेंट के सिमुलेशंस करके टेस्ट कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए कि एक कार कंपनी कैड का यूज़ करती है, अलग अलग कार डिज़ाइन पे विंड ड्रैग कैलकुलेट कर सकती है, बिना एक्चुअल मॉडल बनाए टेस्टिंग हो जाती है। इससे उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी कम होती है। कैड किन फील्ड्स में यूज़ होता है? आर्किटेक्चर में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, एरोस्पेस में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में, नेवल डिज़ाइन में और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होते हैं। कैड के वर्जन्स सिंपल कैड सिस्टम होम यूज़ या पीसी पे होता है, एडवांस कैड सिस्टम इंडस्ट्री यूज़ या वर्क स्टेशन प्लस मेन फ्रेम्स में यूज़ होता है। ये सिस्टम CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंटीग्रेट किए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन्स CAM। CAM ये एक टेक्निक होती है जिसमें कंप्यूटर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग मैकेनिज्म या मशीन्स कैसी होनी चाहिए। इसमें मशीन्स डायरेक्ट कंप्यूटर से ही कमांड लेती हैं, मीन्स के ये मैनुअल तरीके को यूज़ नहीं करती। इसके हम थोड़ा सा बैकग्राउंड लेवल पे चेक करते हैं कि इसमें किस तरह से एडवांसमेंट आई थी। 1950s में न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन्स आई थी, उसमें इंस्ट्रक्शंस का एक पंच पेपर टैप में होती थी। आज के एक कंप्यूटर में रोबोटिक मिलिंग मशीन्स होती हैं, लेथ्स होते हैं, वेल्डिंग मैकेनिज्म होता है और दूसरी टूल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। CAM सिस्टम की खास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम अब पढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स को मशीन टू मशीन स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, क्विक रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है, एडवांस सिस्टम CAD के साथ इंटीग्रेट होते हैं, पार्ट्स ऑर्डरिंग, स्केजुलिंग और टूल्स रिप्लेसमेंट भी ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग CIM। CIM बेसिकली होता क्या है? ये CAD और CAM प्लस बिजनेस और ऑपरेशंस का एक कंबाइंड सिस्टम होता है। ये एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम होता है जो कि डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और मार्केटिंग ये सब डिपार्टमेंट को एक दूसरे से लिंक करता है। CIM का मेन पर्पस हाई क्वालिटी प्रोडक्शन, जल्दी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करना होता है। सब डिपार्टमेंट को रियल टाइम में कोऑर्डिनेट करना होता है, एफिशिएंट को मैक्सिमाइज करना होता है। CIM की एक फिलॉसफी है, सब कंप्यूटर सिस्टम को इंटीग्रेट करके फैक्ट्री मैन ऑटोमेशंस का ड्रीम पूरा करता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गोल ऑफ कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM के 3 मेजर गोल्स होते हैं जिसमें सिंप्लीफिकेशन होती है कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स को सिंपल बनाना जाए, और इसके बाद हमारा आता है ऑटोमेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के ज़रिए चलाना होता है। इसमें कौन कौन से IT टूल्स यूज़ होते हैं? उनके नाम हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS, दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग CAE और तीसरे नंबर पे है जस्ट इन टाइम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे हर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेक्ट को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करना, प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना होता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट होता है। थैंक यू।